नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने क्राइम की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये भी उसी वक्त की बात है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली हुआ करता था। बात 12 जून 2019 की है। जनपद है बदायूं, थाना है उधैती, देहात का एक थाना है उधैती। सुबह करीब 9 बजे के आसपास, जब सुबह की ड्यूटियां मैं बहुत बार बता चुका हूं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस में सुबह 8 से 8 की ड्यूटी होती है। रात वाली शिफ्ट रात में 8 से सुबह 8 बजे तक रहती है। उसके बाद ड्यूटी चेंज होती है। जो शाम को 8 बजे अपनी ड्यूटी ख़त्म करके आते हैं वो थाने पर आकर अपना शस्त्र जमा करते हैं, और सवेरे की ड्यूटी वाले वही शस्त्र अपनी अपनी बीट के लिए लेते हैं। मोटरसाइकिल अगर सरकारी है तो लेते हैं, और जाते समय अच्छे थानाध्यक्ष उनको ब्रीफ करते हैं। ड्यूटी पर जाने से पहले सबको थाना कैंपस में ही आना होता है। शस्त्र जो है वो पुलिस कार्यालय के शस्त्रागार में होता है, जो थाने का कार्यालय है उसके शस्त्रागार में, वहाँ से निकालते हैं। उसी समय 5 मिनट के लिए थानाध्यक्ष ब्रीफ करते हैं। थानाध्यक्ष उस समय ब्रीफ कर रहे थे। मसला था कि बरसात आने वाली है और जो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं वो उन्होंने रैकी शुरू कर दी होगी गांव गांव में। वो जैसे भातू हैं, पंखियां हैं, बावरियां हैं, ये अपना ओरिजिनल जो इनकी रिहाइश है गांव छोड़ के अब वो क्राइम के लिए जगह जगह फैल जाते हैं। बरसात जैसे ही शुरू होगी ये 15 दिन तक रैकी कर लेंगे, सूचना इकट्ठा कर लेंगे, और जैसे ही बरसात शुरू होगी ये अचानक कहीं पर धावा बोल देंगे। मैंने इनके अपराध के बारे में बहुत विस्तार से बार बार बताया है, कई घटनाओं के साथ। परिवार का परिवार इनकी लाठी डंडे की चोटों से मारा जाता है। तो वही वो बता रहे थे कि ये फेरी वाले, खिलौना बेचने वाले, पुराने कपड़ों के बदले में बर्तन देने वाले, चाकू, हंसिया, आम काटने का अमकट ये घर घर जाकर बेचने वाले, जो देशी आपने देखा होगा बहुत ढेर सारी घुमंतू प्रजातियां स्टेशन और उसके आसपास रहती हैं। भैंसा गाड़ी इनके पास होती है, और ये लोहे के सामान जैसे चाकू, हंसिया, बल्लम का ऊपर का हिस्सा, ये सब वहाँ उससे कोयले से खूब गर्म करके लोहे को पीट कर बनाते हैं। फिर रैकी करने के लिए उसे घर घर जाकर बेचते हैं। चाकू, छुरी, कैंची पर धार लगाने वाले, जिनको शाम धराने वाला भी कहते हैं, कि शाम धराने के लिए चिल्लाते हैं धार लगा लो, चाकू कैंची पर धार लगा लो। लोग ये सुनकर, आवाज़ सुनकर, महिलाएं पुराने साल भर की चाकू है, हंसिया है, और एक वो होता है पहसुल होता है, जो जिसका नीचे लकड़ी का जो लकड़ी की एक बेस होता है, उसको पैरों से दबा के सामने हंसिया नुमा होता है, उसमें बड़े फल जैसे लौकी, जैसे वो कुम्हड़ा, सीताफल, ये सब उससे महिलाएं काटती हैं। इन सब को तेज़ कराने के लिए महिलाएं ले आती हैं, अनाज उसके बदले में देती हैं या पैसा मांगते हैं, पैसा देती हैं। तो यही ब्रीफ किया जा रहा था कि ऐसे जो लोग गांव में, जो आपकी बीट के गांव हैं, वहाँ इनके आने की सूचना होती है, इनको रोक लीजिए, मोबाइल में इनका फ़ोटोग्राफ ले लीजिए, इनसे इनकी डिटेल पूछ लीजिए कहाँ के रहने वाले हैं। ये जहाँ का अपना पता बताते हैं वहाँ फ़ोन करके एक बार जितना कर सकिए सत्यापित करने का प्रयास भी कर लीजिए। और ड्यूटी जैसे ही आपकी ख़त्म हो जाए, आपके पास जो फ़ोटोग्राफ्स और डिटेल हैं वापस आकर कंप्यूटर सेक्शन जो है थाने का, जिसमें एफआईआर कराई जाती है, सीसीटीएनएस के कंप्यूटर ऑपरेटर को दे दीजिए। वो फोल्डर बना के थाना वाइज अलग अलग रख लेगा। ब्रीफिंग के बाद सभी सिपाही 9 बजे के आसपास थाने से बाहर अपनी अपनी ड्यूटी पर जाने लगे। इसी बीच में थाना क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर के रहने वाले दीपक सिंह सन ऑफ राम अवतार सिंह थाने पर आए, और उन्होंने एक लिखित प्रार्थना पत्र थानाध्यक्ष को दिया। पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरा सगा मौसेरा भाई रमेश, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है,
मेरे गांव में ही रहता है क्योंकि मेरी माँ और मेरी मौसी एक ही गांव में ब्याही हैं। रात में किसी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसकी लाश उसके घर में ही आंगन में चारपाई पर पड़ी है। सूचना गंभीर थी, हत्या की सूचना थी। इंस्पेक्टर ने फौरन उस लिखित प्रार्थना पत्र पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। उसको कंप्यूटर सेक्शन में सीसीटीएनएस के ऑपरेटर के पास भेजा कि तत्काल इसकी एफआईआर निकाल कर व्हाट्सएप पे हमें दे दें और वादी को दे दें। उसके बाद वो वादी को लेकर थाना प्रभारी मौके के लिए रवाना हो गए। रास्ते में चूँकि थाने से वो रघुनाथपुर गांव 10 किलोमीटर था और मुख्यालय से ये गांव जहां ये हत्या हुई थी करीब 40 किलोमीटर था। रास्ते में ही प्रभारी ने कंट्रोल रूम को हत्या के बारे में सूचना दी कि ऐसे एक सूचना आई है, एफआईआर पंजीकृत की जा रही है, मैं मौके पर जा रहा हूँ। और ये भी और सभी अधिकारियों को जब तक कि वो 10, 15, 20 मिनट में मौके पर पहुँचते उन्होंने फ़ोन से सूचना दे दी। कंट्रोल रूम से ये भी आग्रह किया कि आप सभी यूनिट्स जैसे फॉरेंसिक की यूनिट को, क्राइम ब्रांच को, डॉग स्क्वाड को, सर्विलांस वालों को, सबको सूचित कर दें कि हत्या की एक घटना गांव रघुनाथपुर, थाना उधैती में हुई है। खैर वहाँ पर ये पहुँच गए, 15-20 मिनट लगा होगा। मृतक का घर वो घनी आबादी वाले गांव के ठीक बीच में स्थित था। मृतक की लाश आंगन में चारपाई पर पड़ी हुई थी। मृतक घर में उस समय अकेला था। पूरा परिवार रिश्तेदारी की एक शादी में गया हुआ था। मौके पर देखने में मृतक के गले में एक अंगोछे का फंदा बनाकर फंदे से कसा गया जाना प्रतीत हो रहा था। वहाँ पर आस पड़ोस के और तमाम उसके रिश्तेदारों के लोग काफ़ी संख्या में मौजूद थे। स्पष्ट था कि क्राइम सीन को अच्छी तरह से प्रिजर्व किया जाना अब बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जा चुके हैं। फिर उसके बाद तब तक क्राइम ब्रांच की, सर्विलांस की, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक की टीम आ गई। इंस्पेक्टर के साथ इस टीम ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। कोई भौतिक साक्ष्य नहीं मिला मौके पर, जैसे खून किसी तरह का कोई टुकड़ा, कोई इस तरह की कोई बात कहीं पर नहीं मिली। और डॉग स्क्वाड का डॉग भी बार बार घूम टहल के वादी मुकदमा दीपक सिंह के पास जाकर भौंक रहा था। हैंडलर ने ये बताया कि वादी सवेरे से कई बार हैंडलर ने वादी से बात की। उसने बताया कि मैं इतने बजे आया था, फिर इतने बजे आया था, फिर मैं फ़लाँ को लेके आया था, फिर मैं फ़लाँ को लेके आया था। तो हैंडलर ने कहा कि साहब वो कई बार चूँकि वो मौके पर आया गया मृतक के चारपाई के पास, संभवतः उसी स्मेल को ट्रेस करके ये उसके पास जाकर भौंकने लगता है। सर्विलांस की टीम ने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के नंबर प्राप्त कर लिए। डंप डाटा के लिए आवश्यक सारी सेल आईडी मौके पर निकाल ली और फिर ये लोग मुख्यालय में सीडीआर निकालने के लिए सारे नंबर्स को वहीं से व्हाट्सएप कर दिया और फ़ोन से बता दिया। बाकी सारे डाटा लेकर वो टीम भी मुख्यालय वापस चली गई। डॉग से फिर से परेड कराने के लिए, क्योंकि वो घर के बाहर गया नहीं, घर में भी वो बार बार वादी मुकदमा जो थे उन्हीं के पास जाकर उनको सूंघता था और उनके पास जाकर मतलब इंडिकेट करता था कि संभवतः यही हैं। लेकिन हैंडलर ने जब बता दिया कि ये बार बार आए गए हैं, इस वजह से ये स्मेल ट्रैक कर रहा है, थोड़ी देर में ये तय किया गया कि अब चूंकि बहुत से लोग आ चुके हैं, प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल है। बाद में अगर डॉग को परेड के लिए बुलाएंगे तो फिर स्मेल और वीक पड़ जाएगी, लिहाजा अभी करा लिया जाए। तो फिर सारे मोहल्ले, सारे जो उनके रिश्तेदार थे, परिवार के लोग थे, अगल बगल के लोग थे, जिन जिन पे शक था, उन सबको इकट्ठा करा के परेड कराई गई। लेकिन फिर डॉग दीपक के पास जाता था, भौंकता था, आसपास चक्कर लगाता था, चला आता था। उसने कोई और इंडिकेशन नहीं दिया। शव का पंचायतनामा कराया गया और उसी दिन पंचायतनामा भर के बदायूं पोस्टमार्टम हाउस
यानी शव विच्छेदन गृह के लिए रवाना कर दिया गया। इसी बीच एसपी ग्रामीण और संबंधित सीओ भी मौके पर पहुंच गए। चूँकि रात हो गई थी, मैंने आपको बताया 40 किलोमीटर दूरी मुख्यालय से सारे क्राइम ब्रांच वालों का, फॉरेंसिक का, डॉग स्क्वाड का, सबका काम ख़त्म होने के बाद पंचायतनामा भरा गया। बॉडी को आने में विलम्ब हुआ, रात हो गई। अगले दिन यानी 13 जून को बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया और शाम तक पीएम की रिपोर्ट भी आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, यानी गला दबाने के कारण सांस रुकने और दम घुटने से मृत्यु का होना पाया गया। स्टमक यानी आमाशय में सेमी डाइजेस्टेड फूड था, यानी खाना खाने के तुरंत बाद ये हत्या की गई थी। खाने को पचने का समय नहीं मिला। पोस्टमार्टम में जो शव का जो मृत्यु का टाइम था वो भी लगभग 1-1.5 दिन बताया गया है। पर पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं उल्लिखित थी जिससे विवेचना में कोई लीड मिल सके, जिससे हम विवेचना के अपराध के अनावरण की दिशा में 2 कदम आगे चल सकें। तो अंतिम संस्कार के बाद विवेचक अपनी टीम के साथ फिर पहुंच गए, छानबीन शुरू कर दी। सबसे पहले परिवार वालों का बयान, फिर वहां उनके ससुराल के लोग आए थे उनका बयान, फिर पड़ोसियों का बयान, या फिर और उनके यार दोस्तों का जिनके बारे में ज़्यादा बताया गया था उनका बयान नोट किया गया। सारे बयानों के बाद जो निष्कर्ष निकला वो ये था कि मृतक अपने माता पिता की अकेली संतान थी, शादीशुदा था और गांव में रहकर खेतीबाड़ी का काम करता था। मृतक ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का था। मृतक की किसी खराब आदत का होना भी नहीं पाया गया, न ही किसी शौक, किसी नशे का आदि था, ऐसा भी कोई जिक्र बयानों में नहीं आया। परिवार वालों, गांव के पड़ोसियों, हम उम्र दोस्तों से गहराई से पूछताछ की गई, पर कोई ऐसी बात नहीं पता लगी जिससे कोई लीड मिल सके। सर्विलांस वालों से जानकारी की गई, क्योंकि अब अंतिम सहारा सर्विलांस से था कि शायद इनको कुछ मिला हो। सर्विलांस वालों ने बताया कि घटना वाले दिन मृतक के मोबाइल पर रात्रि 9 बजे के बाद से कोई भी कॉल इनकमिंग या आउटगोइंग नहीं है, पर उसके पहले 3 महीने से मृतक की एक नंबर से ज़्यादा बात हो रही थी। दिन में कई बार बात होती थी, दिन और रात दोनों में बात हुई है। जिस नंबर पे बातचीत ज़्यादा होती थी, सर्विलांस वालों ने उसका कैफ और आईडी दोनों निकलवा के और उससे ये पता कर लिया कि वो उसकी रिश्ते की एक भाभी, मौसेरी भाई की पत्नी ललितेश का नंबर है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताई गई कि वादी मुकदमा दीपक सिंह के सीडीआर के एनालिसिस से ये पता लगा कि घटना के 1 हफ्ते पहले से एक नंबर से उसकी बराबर बात होती रही। घटना के दिन भी बात हुई और घटना के बाद से भी लगातार बात हो रही है, जबकि 1 हफ्ते पहले से उसकी बहुत कम बात हुआ करती थी। उसका जो कैफ और आईडी निकाला गया तो वो हरेंद्र उर्फ हरजू निकला, जो गांव का था। तीनों नंबर्स की, ललितेश की, मृतक की और हरजू की और वादी मुकदमा दीपक की, सभी की लोकेशन गांव में ही निकली, और ये भी कि गांव के बाहर ये लोग नहीं गए। जब ये 2 इम्पॉर्टेंट बातें सर्विलांस वालों ने बताई तो ये तय किया गया कि हमारे पास इस समय कोई भौतिक साक्ष्य नहीं है, किसी का बयान नहीं है जिससे हम इन दोनों को क्रॉस एग्जामिन कर सकें, जिससे हम इन दोनों को आमना सामना करा सकें या जिसके आधार पर हम पूछताछ कर सकें। एक बार मना कर दिया तो फिर बात को आगे बढ़ाने में बहुत मुश्किल होगी। तो ये तय पाया गया कि एसएसपी बदायूं इन दोनों नंबर्स को लिसनिंग मोड पर लेने के लिए, यानी उनके फ़ोन को सुनने के लिए, सर्विलांस की जो विधा है, सबसे इम्पॉर्टेंट विधा है, सुनने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे वरिष्ठ अधिकारियों से और शासन से अनुमति आने पर इनके नंबर को सुना जाए। सुनने में कोई बात पकड़ आती है तब हम उस बात से इनको कन्फ्रंट कराएंगे, तभी शायद हम असली जगह पर या असली अपराधी तक पहुंच पाएँ। यही हुआ भी। दोनों के नंबर दीपक और हरजू के यानी हरेंद्र के लगवा लिए गए। उसको क्राइम ब्रांच सुनने लगी। करीब 1.5 महीने हो गए।
लेकिन अपराधी गलती हमेशा करता है, कितना भी चालाक हो, कितना भी बचने की कोशिश करे, ज़रूर कहीं न कहीं गलती कर जाता है। दीपक एक कॉल में हरजू से बात कर रहा था कि अब तो महीने 1.5 महीने हो गए हैं, मामला ठंडा पड़ गया, पुलिस अब कुछ नहीं कर सकती, कुत्ते से सूंघवा नहीं सकती, कोई उसमें फिंगरप्रिंट मिला नहीं है, किसी ने बयान में अपने कुछ बताया नहीं है, पुलिस कैसे पहुंचेगी। इस तरह की कोई बात हुई और फ़ौरन जो लिसनिंग में जिन लोगों को लगाया गया था उन्होंने एसपी को बताया और फिर थानाध्यक्ष को बताया गया कि भाई अब समय आ गया। दूसरा उसमें ये भी जिक्र था कि क्या हुआ, भाभी से मुलाकात हुई? उसने कहा रुक जाओ, सब निपट जाने दो, फिर उनको भी बताऊंगा। तो बात समझ में आ गई कि बहुत ज़्यादा बात हो रही थी मृतक की अपनी भाभी ललितेश से, और दीपक ललितेश का सगा देवर है और हरजू उसका मित्र है जिससे उसकी बहुत बातचीत हुआ करती है। तो बजाय इन दोनों के ये तय किया गया कि पहले ललितेश को ही बुला लिया जाए। ललितेश को बुला के अगर वो कोई बात बता देती है तो फिर इनको कन्फ्रंट करेंगे इस कॉल से भी और ललितेश की बताई हुई बात से भी। फिर ललितेश को यानी मृतक की भाभी मौसेरी भाई की पत्नी को बुलाया गया थाने पर। महिला उपनिरीक्षक और महिला आरक्षियों ने पूछताछ शुरू की, पर उसने 1 मिनट भी देरी नहीं की, न 1 सेकंड के लिए रजिस्ट किया, न ही कुछ छिपाया। बताया कि मेरे पति विजयवीर सिंह वादी दीपक सिंह के बड़े भाई थे, सगे बड़े भाई थे, और उनकी मृत्यु शादी के 3-4 साल बाद ही हो गई थी। मृतक रमेश जो मेरे पति के सगे मौसी के लड़के थे, यानी मेरे पति के सगे मौसेरे भाई थे, उनका पहले से ही मेरे घर में आना जाना था क्योंकि ये उनके मौसी का घर था। ललितेश ने बताया कि पति के मरने के बाद काफ़ी दिनों तक मेरे ससुराल वालों ने पूरा ध्यान रखा। मेरी छोटी मोटी ज़रूरतें मेरे ससुराल वाले पूरी कर देते थे, और पर समय के साथ साथ सारी सहानुभूति और अपनापन ख़त्म होने लगा। मैं अकेला महसूस करने लगी। मेरी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए बार बार कहना पड़ता था, कई कई दिन तक वेट करना पड़ता था। इसी बीच इन छोटी बातों के लिए शिकायतन में मृतक रमेश से इसका जिक्र करने लगी कि पहले देखो कैसा था और अब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। रमेश ने कहा कोई बात नहीं है, मैं कर दूंगा, और फिर धीरे धीरे रमेश मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरी करने लगा। हम दोनों हम उम्र थे। रमेश सीधा भी बहुत था और धीरे धीरे, और रिश्ते में देवर लगता था, तो धीरे धीरे हम लोगों के संबंध हो गए। मेरा सगा देवर यानी मुकदमावादी दीपक शादी के बाद से ही, बल्कि मेरे पति के मरने के बाद से ही उसकी नीयत मेरे ऊपर ख़राब हो गई थी। वो हमेशा इसी चक्कर में रहता था कि मृतक रमेश कब मेरे पास आता है, कब जाता है, क्या ला के देता है, क्यों देता है। हमेशा इसी सब फितरत में वो लगा रहता था, और जब कभी भी मुझे अकेला देखता था वो तरह तरह के ताने मारता था और छेड़खानी का प्रयास करता था। घर में रहता था दूसरे कमरे में, फिर भी वो मोबाइल फ़ोन से बात करने की कोशिश करता था। बातें आप समझ सकते हैं किस तरह की बातें करने के लिए वो मोबाइल करता था। उसके बाद उसने, जब मैं उसको हमेशा अवॉइड करती थी, मैं कुछ कहती नहीं थी लेकिन हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश करती थी, तब उसने अपने मित्र हरेंद्र उर्फ हरजू और एक दूसरे मित्र छोटू को मेरा नंबर दे दिया। ये दोनों भी असमय, टाइम टू टाइम ये हमको फ़ोन करने लगे और बराबर कोशिश करते रहे इधर उधर की बातें करने की। मैं कुछ कहती इसलिए नहीं थी कि मेरी मजबूरी थी, मुझे उसी घर में रहना था। मैं उनका विरोध नहीं कर सकती थी, उसी घर से मुझे खाना पीना मिल रहा था। अगर मैं ज़रा सा भी विरोध करती तो ये मुझे घर से बाहर निकाल देते और मुझे 2 जून की रोटी के लाले पड़ जाते। हालांकि मैं जानती थी कि इसकी प्रॉपर्टी में मेरा आधा हिस्सा है और हो सकता है इसीलिए मुझे वो खाना पीना दिया करते थे। ये सब बताते बताते ललितेश फूट फूट कर रोने लगी।
महिला सब इंस्पेक्टर और महिला आरक्षियों ने बड़ी कोशिश की उसको समझाने की। बहुत देर बाद वो नॉर्मल हो पाई और फिर उसने यही कहा कि भगवान किसी भी लड़की को कम उम्र में विधवा न बनाए। सारा समाज और परिवार दुश्मन हो जाता है। विधवा होने के बाद जब पति ही चला गया तो अपने शरीर के सिवा उस विधवा के पास कुछ नहीं होता और हर कोई उसी शरीर की नोच खसोट के चक्कर में लगा रहता है। यही कहती रही कि हे भगवान, किसी को विधवा जैसी बदनसीबी न दे। महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर को पूरी बात समझ में आ गई। वो दोनों भी भावुक हो गए। ललितेश की सीडीआर से भी ये कंफर्म हुआ कि बहुत ढेर सारे नंबर्स उसको कॉल करते थे, यानी ललितेश के नंबर पर इनकमिंग कॉल थी। नंबर अलग अलग थे। रमेश का रेगुलर नंबर था, बाकी तमाम लोगों के नंबर थे, लेकिन ललितेश सिर्फ फ़ोन मिलाती थी या तो रमेश को या कभी कभार इनमें से किसी एक को मिलाया होगा, लेकिन वो फ़ोन कभी मिलाती नहीं थी। बड़ा स्पष्ट है कि उसको फ़ोन कर करके तंग किया जा रहा था। अंत में उसने बताया कि घटना वाले दिन रात में दीपक ने मेरे पास आकर बताया कि रमेश को हमने और हरिंदर ने मार दिया है। अब देखूंगा तुम कब तक भागोगी, तुम कब तक बचोगी। इतना सुनते ही वादी मुकदमा दीपक और उसके मित्र हरजू हरेंद्र को पुलिस थाने पर उठा लाई। 2 दिन पहले कॉल रिकॉर्डिंग में उनकी कॉल भी थी और पूरी बात स्याह सफ़ेद ललितेश ने पुलिस को बता दिया था। वो जैसे ही थाने पर आए, बिना पूछे ही पुलिस ने उनसे अच्छी वाली पूछताछ शुरू कर दी। उन्हें कुछ पूछना नहीं था, केवल पूछताछ करनी थी। और ललितेश से पूछताछ करने वाली महिला कर्मी भी आ गई और उन दोनों ने भी पहले दीपक से और फिर हरेंद्र से बहुत अच्छी वाली पूछताछ की। रुक ही नहीं रही थी। वो बार बार कह रहे थे कि मैं सब बता रहा हूँ, मैंने मारा है कैसे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। केवल पूछताछ किए जा रही थी, अच्छी वाली पूछताछ किए जा रही थी। थाना प्रभारी को अंत में उन महिला कर्मियों को उनके दोनों के पास से हटाना पड़ा। तब तक दीपक और हरेंद्र दोनों बेहाल हो चुके थे। दीपक ने बताया कि हम और हरेंद्र महीनों से इंतज़ार कर रहे थे कि कब रमेश अकेला हो और कब इसको अपने रास्ते से हटा दिया जाए। जब तक ये जिंदा रहेगा, भाभी हम लोगों की तरफ नहीं देखेंगे। जैसे ही रमेश का परिवार शादी में चला गया, मैंने फ़ौरन हरेंद्र को फ़ोन करके बता दिया और अच्छे से प्लान किया। दिन भर हम लोगों ने फ़ोन पर प्लानिंग की और खाना खाने के तुरंत बाद हरेंद्र ने रमेश के ही अंगोछे से रमेश का गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी और फिर फ़ोन करके बताया कि काम हो गया। तब मैंने अपनी भाभी ललितेश को बताया कि अब तो उसको मार दिया। इस पूरी प्रोसेस में, लिसनिंग में, लेने में, उसमें डिटेल में पता होने में, ललितेश को बुलाने में, उससे पूछताछ में सारी बात पता होने में काफ़ी टाइम लग गया। घटना मैंने बताई थी 12 जून की, 12 जुलाई और 2 अगस्त 2019 को इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सभी साक्ष्यों के साथ चार्जशीट नंबर 117/19 19 अगस्त को न्यायालय में दाखिल कर दी गई। लगभग 2 साल हो गए, दोनों अभी भी जेल में हैं और ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। आज की घटना थोड़ी असामान्य है। ज़्यादातर केसेस में महिला किसी एक के चक्कर में दूसरे को रास्ते से हटाती है या दूसरे से कह के उसको रास्ते से हटवा देती हैं। अब तक जो मैंने जो प्रकरण आपको बताए हैं, पर ललितेश समय और भाग्य की मारी हुई विधवा है, जो ग्रामीण परिवेश में कम उम्र में विधवा हुई किसी भी महिला को रिप्रेजेंट करती है। कमोबेश
समाज में ललितेश जैसी स्थिति वाली महिलाओं की यही दुर्दशा होती है, और खासकर मध्यम वर्गीय ग्रामीण परिवेश वाले परिवारों में। इस प्रकार की दूसरी घटनाओं में हमेशा महिला के चारित्रिक दोष के कारण उसको ही अपराध का जिम्मेदार माना जाता है। पर मेरा स्पष्ट मानना है कि ललितेश का इसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है। वह तो वक्त की मारी हुई लाचार विधवा है। आप क्या कहते हैं? आपका क्या मत है? मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।